नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे और वहीं बीएमसी चुनाव में कौन से दल गठबंधन में और कौन से दल अकेले चुनाव लड़ेंगे ये अभी साफ नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और मुंबई कांग्रेस की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि भले ही राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। और एक तरफ कांग्रेस मुंबई में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी करी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा और गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है। मंगलवार देर रात यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद का ऐलान हुआ और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बेटे और बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि पूर्व एनएसयूआई मुंबई अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और वहीं गौरतलब है कि यूथ कांग्रेस पद के लिए हुए चुनाव में जीशान सिद्दीकी और सूरज सिंह ठाकुर अध्यक्ष पद के लिए मुख्य दावेदार थे, जिस पर पार्टी आलाकमान ने जीशान को अध्यक्ष पद देने पर मुहर लगाई। अब विधायक जीशान सिद्दीकी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए और वहीं सूरज ठाकुर ने विद्रोह का बिगुल बजाकर राहुल गांधी को पद का इस्तीफा भेज दिया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हर दिन के साथ अमेरिका सहित तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। दूसरे देशों के नागरिकों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों पर खतरे का अंदेशा जताया। अमेरिका ने काबुल में एयरपोर्ट के गेट के बाहर मौजूद अपने नागरिकों को चेताते हुए कहा कि वे तुरंत ये जगह छोड़ दें। अमेरिका ने कहा है कि यहाँ खतरे का अंदेशा है। अमेरिकी नागरिकों से निर्देशों का पालन करने को कहा गया और काबुल में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि एबे गेट, पूर्वी गेट या उत्तरी गेट पर जो भी अमेरिकी नागरिक मौजूद है वो जल्द ही ये जगह खाली कर दे। दूतावास ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है वे एयरपोर्ट की तरफ यात्रा करने से बचे जब तक कि आपसे व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि द्वारा ऐसा करने को ना कहा जाए और एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे। वो आज लखनऊ आ रहे हैं और आपको बता दें लखनऊ करीब 11 साढ़े 11 बजे आएंगे और शाम 4:30 बजे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और अगले दिन शुक्रवार को एसजीपीजीआई के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। और वहीं अगले दिन 28 अगस्त को गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गोरखपीठ की ओर से बने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद लखनऊ लौट आएंगे। और वही 29 अगस्त को सुबह 9 बजे स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और इसके अगले दिन दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वो 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से 4 बाग स्टेशन से अयोध्या जाएंगे और इस दौरान करीब आधा दर्जन ट्रेनें डाइवर्ट रहेंगी और स्टेशनों पर ट्रेनों को बदले हुए प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वहीं उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनों को 29 अगस्त को अयोध्या से लखनऊ रूट के बजाय सुल्तानपुर के रास्ते चलाया जाएगा और साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को पार्सल घर की ओर से एंट्री दी जाएगी, जहां से वो सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचेंगे। सरकार 26 अगस्त यानी आज असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसके बाद देश के हर कामगार का रिकॉर्ड होगा और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
और ई श्रम कार्ड जारी करेगा जो पूरे देश में मान्य होगा और ई श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। सरकार की इस घोषणा के बाद अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। इस कदम से कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी तो होगी ही और मजदूरों को संकट के समय कई लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। श्रम कल्याण के महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने कहा कि डेटाबेस में अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल है। घरेलू कामगार शामिल है और उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरुआत के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल 26 अगस्त को शुरू किया जाएगा और उसी दिन पंजीकरण कराने में श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर भी शुरू किया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और ऐसे में इसको लेकर अब जिला स्तर पर जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं और वहीं पंचायत चुनाव में कुल 11 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होना है। हालांकि पहले चरण में सोपोल में मतदान नहीं है। बुधवार को सोपोल के डीएम महेंद्र कुमार ने स्थित टीसीपी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि अधिसूचना जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। डीएम महेंद्र कुमार ने कहा कि सोपोल में कुल 174 पंचायतों में चुनाव प्रस्तावित है। मुखिया के 174 पंचायत समिति सदस्य, 244 जिला परिषद के 25 ग्राम पंचायत के सदस्यों और 2427 ग्राम कचेरी सरपंच के 174 और पंच के 2427 पद शामिल है और सभी पदों के लिए जिले में 10 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। और उन्होंने आगे कहा कि मतदान के लिए जो कार्यक्रम घोषित किया है उसके अनुसार दूसरा चरण ही जिले के लिए पहला चरण होगा, क्योंकि पहले चरण में जिले की किसी पंचायत में चुनाव नहीं है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह फिर चर्चाओं में। उन्होंने एक सड़क खराब होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसको लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद पर निशाना भी साधा। दरअसल बलिया में नेशनल हाईवे 31 की हालत खस्ता है और इस सड़क पर कई जानलेवा गड्ढे हैं, जिस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। और बलिया की बेरैया सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह ने इसकी मरम्मत के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस पत्र में उन्होंने सड़क की मरम्मत की मांग भी की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव हरीश रावत अब पंजाब प्रदेश प्रभारी का प्रभार छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए पोस्ट कोविड इफेक्ट को मुख्य वजह बताया और वहीं इसके अलावा साल 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव में वो उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब मसले पर बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब से वो कोविड से उभरे हैं वो तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा आराम भी चाहते हैं और इस संबंध में वो पार्टी हाईकमान से बात करने वाले थे। लेकिन इस बीच पंजाब का मसला आ गया और वो जल्द ही इस विषय में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर पंजाब का प्रभार उनसे वापस लेने का आग्रह करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब वो असम के प्रभारी थे तो उन्होंने वहाँ विकट भौगोलिक परिस्थितियों में काम किया और वो प्रत्येक जिले और तहसील तक घूमे। असम के मुकाबले पंजाब नज़दीक होने और दूसरी कई वजहों से सुलभ है, लेकिन अब वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहते हैं।
कोरोना जैसे जैसे रूप बदल रहा है वैसे वैसे इसकी चुनौतियां भी बदल रही हैं। और वहीं ताज़ा अपडेट वैक्सीन डोज में समय के अंतर को लेकर आया। देश में पब्लिक हेल्थ के दो बड़े एक्सपर्ट एसोसिएशन ने सरकार से कोविशील्ड की 2 डोज में अंतर की जो अंतर है उसे कम करने की सिफारिश की है। और इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने कोविशील्ड की डोज में 12 हफ्ते की बजाय 8 हफ्ते के अंतर करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा। और डोज के अंतराल को कम करने की सिफारिश में सबसे बड़ी दलील वायरस के नए म्यूटेंट में बदलना और नए स्ट्रेन का पैर पसारने की दी जा रही है। फिलहाल कोविशील्ड देश की वैक्सीनेशन ड्राइव में अव्वल पर है। और जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब की 2 डोज में 28 से 42 दिनों का अंतर था। फिर दोनों डोज में 28 से 56 दिनों का अंतर रखा गया और अब कोविशील्ड वैक्सीन की डोज में 84 से 112 दिनों का अंतर जरूरी कर दिया गया। बिहार में कोरोना केस में कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अगस्त से बिहार में सब कुछ अनलॉक कर दिया है। और बिहार में अब सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय, पहली से 12वीं कक्षा तक के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी 100% उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। और राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी। और वहीं अब तक दोपहर 12 बजे तक खुल रहे पार्क और उद्यान भी अब सामान्य रूप से अपने समय अनुसार खुल सकेंगे। और वहीं 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकान, अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। हालांकि बिहार में सब कुछ खोलने के साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी के साथ अपील भी की है कि नीतीश कुमार ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर हम सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतना जरूरी है।